रविराज और उसकी हामला बेगम रेखा मेघालय के शिलांग कस्बे में रहते थे। रेखा की डिलीवरी को 4 महीने ही बकाया थे और रविराज का तबादला एक छोटे से गांव में हो गया। रविराज पेशे से इंजीनियर था। रेखा, मेरा तबादला जिस गांव में हुआ है ना, वहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन शिलांग आती है। फिलहाल मेरे पास कोई और नौकरी भी नहीं है। तुम्हें इस तरह अकेली भी नहीं छोड़ सकता। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हैं? नहीं रेखा, वो गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि मालूम नहीं वहाँ पर कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल होगा भी या नहीं। तो क्या हुआ, गरीबों के गांव में बच्चे नहीं पैदा होते? ऐसी बात नहीं है। ये हमारा पहला बच्चा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो, बस सब कुछ बेहतर हो जाए। मैंने अपने बॉस से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 6 महीनों तक मुझे उस गांव में काम करना ही होगा, तब जाकर मेरा तबादला वो शहर में करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि हर जुम्मे को ट्रेन पकड़कर मैं शहर आ जाऊंगा और हर इतवार को मैं ट्रेन पकड़कर वापस गांव लौट जाऊंगा। इस तरह हफ्ते में 2 दिन मैं तुम्हारे साथ तो रह सकता हूँ ना? ये भी ठीक है। मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल भी रख लूंगी। ये हुई ना बात। आने वाले इतवार को ही जाना होगा। ठीक है। इतवार की शाम को रविराज अपना सारा सामान लेकर निकल पड़ा। अपना ख्याल रखना और कोई तकलीफ हो तो अस्पताल चली जाना, ठीक है? हाँ हाँ, उम्दा है। रविराज ने रेखा को चूमा और घर से निकल पड़ा। शिलांग कस्बे के स्टेशन से उसने धीरा जाने वाली ट्रेन पकड़ी और कुछ ही घंटों में धीरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। धीरा रेलवे स्टेशन बहुत ही छोटा था और सुनसान भी था। न ज्यादा लोग स्टेशन पर उतरते थे और न ही यहाँ के लोग कहीं जाते थे। यकायक स्टेशन के बाहर रविराज को घोड़ा गाड़ी दिखी। भाई, यहाँ क्या अभी भी घोड़े चलते हैं? हाँ भाई साहब, ये पहाड़ी इलाका है और ऊपर से यहाँ के रास्ते भी कच्चे हैं, तो यहाँ पर कोई गाड़ी चल नहीं पाती और ना ही यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप है। इसीलिए यहाँ के लोग अभी भी घोड़ा गाड़ी ही चलाते हैं। अच्छा, फोन चलते हैं कि वो भी नहीं? चलते हैं ना भाई साहब। पिछले 1 साल से यहाँ पर टावर लग गया है तो नेटवर्क आता है। खैर चलो, ये बात अच्छी है। अच्छा, मुझे बिजली के शूबे के टेंट ले चलो। ठीक है जनाब, चलिए बैठिए। रविराज घोड़ा गाड़ी में बैठ गया और वो आदमी गाड़ी चलाने लगा। रास्ता ऊंचा नीचा था पर गाड़ी बहुत ही आराम से चल रही थी। रविराज बिजली विभाग के क्वार्टर्स में पहुंचा। उसने उस आदमी को 20 रुपए दिए। अरे जनाब, हमारा नंबर ले लीजिए। अगर आपको दोबारा स्टेशन जाना होगा ना तो हमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, दे दीजिए। रविराज क्वार्टर पहुंचा। वहाँ के नौकर ने रविराज को उसका कमरा दिखाया। नहाने धोने के बाद रविराज ने अपनी बेगम को फोन लगाया। रेखा, मैं महफूज पहुंच गया। बेहतरीन बात है। और जानती हो, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चलती, सिर्फ घोड़े और घोड़ा गाड़ी चलती है। या खुदा, पर ऐसा क्यों? रास्ते ऊबड़ खाबड़ है ना, इसीलिए। और ऊपर से यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। मतलब आपको हमेशा घोड़ा गाड़ी की सवारी करनी होगी? हाँ। बड़ी खूबसूरत बात है। शहर में तो घोड़ा गाड़ी मिलते ही नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुमने खाना खाया या नहीं? नहीं, अभी खाऊंगी। और तुम्हारी दवाई? वो भी अभी ही खाऊंगी। रेखा, तुम वक्त पर दवाई और खाना खाया करो। अगर तुम सही वक्त पर नहीं खाओगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। अरे अरे रे, मैं खा रही हूँ, बस थोड़ा काम बाकी था। काम बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। रविराज को रेखा और उसके आने वाले बच्चे की बहुत चिंता थी। वो भले ही दूर था पर वो उन दोनों के बारे में हमेशा परेशान रहता था। सुबह होते ही रविराज नए पावर प्लांट के पास पहुंचा। इस गांव में पावर प्लांट बन रहा था ताकि पूरे गांव को हमेशा बिजली मिलती रहे। रविराज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसे धीरा में इस पावर प्लांट पर काम करने के लिए बुलाया गया था। रविराज ने आते के साथ ही अपना काम शुरू कर दिया। वो सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आ जाता और शाम 5 बजे अपने क्वार्टर चला जाता था। क्वार्टर पहुंचकर वो फ्रेश होकर अपनी बेगम से बातें करता। इसी तरह 5 दिन बीत गए। कल जुम्मा है,
कल काम से सीधे ट्रेन पकड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ, मैं भी आपका पसंदीदा दस्तरखान लगा कर रखूंगी। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा काम करने की, तुम आराम करो, समझी? आप तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते। रविराज चाहता था कि रेखा ज्यादा से ज्यादा आराम करे और उनका बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। अगली शाम दीरा स्टेशन से रविराज ने शिलोंग के लिए ट्रेन पकड़ी और रात होने से पहले ही अपने घर पहुंच गया। रविराज को देखकर रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले 2 दिन तक रविराज ने रेखा का बेहद ख्याल रखा और फिर इतवार को वो वापस दीरा के लिए निकल गया और ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। हर जुमे को रविराज घर जाता और इतवार को लौट आता। इसी तरह करते करते 3 महीने बीत गए। अब रेखा की डिलीवरी में बस 1 महीना ही बाकी था। एक इतवार की शाम रविराज घोड़ा गाड़ी से स्टेशन आ रहा था कि घोड़ा गाड़ी का पहिया अटक गया। गाड़ी वाले ने बेहद कोशिश की। भाई साहब, थोड़ी मदद करेंगे क्या? रविराज भी उतरकर पहिए को धकेलने लगा। पहिए को बाहर निकलने में काफी समय लग गया। आखिर पहिया बाहर आया और गाड़ी वापस चल पड़ी। लेकिन जैसे ही रविराज स्टेशन पहुंचा, तो उस दिन की ट्रेन जा चुकी थी। अरे रे रे, अब क्या करूँगा? ट्रेन तो चली गई। रविराज परेशान था। तभी रेखा का फोन आया। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। रविराज ने अपने वालदान को फोन लगाया, पर उनमें से कोई भी रविराज के घर के नजदीक नहीं था। हे भगवान, अब बस तुम्हारा ही सहारा है, मेरी मदद करो। तभी उसके सामने एक बाबा आए। तुम्हें शिलोंग जाना है ना, वो भी जल्दी? हाँ बाबा। बाबा ने अपने थैले से एक केला निकाला और रेलवे ट्रैक पर रख दिया और उसके बाद आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। वो केला एक ट्रेन में तब्दील हो गया। रविराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये केले की ट्रेन तुम्हें मिनटों में शिलोंग पहुंचा देगी। रविराज बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन में चढ़ गया और उसने बाबा के आगे हाथ जोड़े। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन बिजली की रफ्तार से चलने लगी। रविराज हैरत में पड़ गया। कुछ ही मिनटों में वो शिलोंग स्टेशन पहुंच गया और उसके ट्रेन से उतरते ही वो केले की ट्रेन गायब हो गई। वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। रेखा दर्द से तड़प रही थी। रेखा, रेखा। रविराज ने रेखा को गोद में उठा लिया और अस्पताल दौड़ पड़ा। अस्पताल में रेखा ने एक बच्ची पैदा की। रविराज और रेखा दोनों बेहद खुश थे। रविराज ने उस बाबा को याद किया और उनका शुक्रिया अदा किया। जादुई केले की ट्रेन की वजह से वो सही वक्त पर अपने घर आ सका। उत्तराखंड में एक कस्बा था। वहाँ बिरजू अपनी अम्मी और अपनी बीवी के साथ रहता था। बिरजू एक होनहार और मेहनती लड़का था। पूरे खानदान का ख्याल रखता था। बिरजू अपना घर चलाने के लिए ट्रेन में समोसे बेचने का काम करता था। हर रोज बिरजू की बीवी लता बिरजू को समोसे बनाकर दिया करती थी। एक दिन बिरजू समोसे को लेकर ट्रेन में पहुंचा। समोसे, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, ताजे ताजे समोसे, समोसे। भाई साहब, समोसा लेंगे क्या? गरम है। नहीं, मैं समोसा नहीं खाता, डाइट पर हूँ। डाइट पर है? ये क्या होता है? किसी स्टेशन का नाम है क्या? नहीं नहीं, किसी स्टेशन का नाम नहीं है। जब इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो डाइटिंग करने लगता है। डाइट पर आदमी कम खाता है। इसका मतलब तो हम गरीबों का हर रोज डाइट चल रहा है। खरीदारों को समोसे बेचने के बाद बिरजू के पास थोड़े से ही समोसे बचते हैं। शाम का वक्त हो चुका होता है। बिरजू ने एक आदमी से कहा, भाई साहब, आप समोसा लेंगे? थोड़े ही बचे हैं। नहीं भाई साहब, मेरे पास तो मेरा सैंडविच ही बचा है, मैं इसे ही खा लूंगा। ये क्या होता है? सैंडविच? जिस इंसान को बाहर का खाना पसंद नहीं आता ना, वो इसे खाता है। लो, ये खा के देखो। वो आदमी बिरजू को एक सैंडविच देता है, जिसे खाकर बिरजू कहता है, ये तो बड़ा लजीज है। अब से मैं सैंडविच भी बेचूंगा। समोसे के साथ सैंडविच, दोनों से कमाई होगी। इतना कहकर बिरजू घर चला जाता है और सारी बातें अपनी अम्मी और बीवी को बताता है।
हमें अब समोसे के साथ साथ सैंडविच भी बेचना चाहिए। इससे लोगों की सेहत भी बनी रहेगी और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा। सेहत का तो ठीक है, लेकिन हम ये बनाएंगे कैसे? और हमारी आमदनी नहीं हुई तो? लता सही कह रही है। बिरजू बेटे, एक काम करना, कुछ दिन तुम सिर्फ सैंडविच ही बेचना समोसे की जगह। शायद हमारा धंधा चल जाए। मैं कल से ही आपको सैंडविच बनाकर देने लगूंगी। घर वालों की बात सुनकर बिरजू बिल्कुल वैसा ही करता है और समोसे की जगह सैंडविच लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और पहले ही दिन थोड़ी कमाई करके घर लौट जाता है। आधे से कम सैंडविच बिके हुए देखकर लता और उसकी अम्मी ने कहा, निराश ना हो बिरजू, ये तो आज पहला ही दिन है, कल फिर से चले जाना, तुम्हारा धंधा अच्छा चल जाएगा। कल की तैयारी मैंने आज ही कर ली है। हम जैसे तरह तरह के समोसे बेचा करते थे, वैसे ही हम कल से अलग अलग तरीके के सैंडविच बेचेंगे। अलग तरीके? कैसी सैंडविच बेचेंगे? कहना क्या चाहती हो तुम? हम कल पहाड़ी सैंडविच बेचेंगे। पहाड़ी सैंडविच यानी ऐसी सैंडविच इस एक सैंडविच से पूरे खानदान का पेट भर सके, ऐसा सैंडविच होगा। लेकिन बहू, इसका खर्चा हम कैसे देखेंगे? पहाड़ी सैंडविच बनाने के लिए हमें और खर्चा करना होगा और अगर धंधा ना चला तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हमें ये कदम उठाना ही होगा, वरना हम ऐसे ही पछताएंगे। सबके मान जाने पर लता पहाड़ी सैंडविच बनाती है। दूसरे दिन बिरजू पहाड़ी सैंडविच का एक बड़ा सा टोकरा लेकर ट्रेन में बेचने के लिए चला जाता है। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए पछताए। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच पहले कुछ ही घंटों में पूरे बिक जाते हैं। वो खुश होकर ये बात घर आकर बताता है और अम्मी सारी शाबाशी लता को देकर कहती है, बहुत अच्छी तरकीब निकाली तुमने, मजा आ गया। शुक्रिया अम्मी, लेकिन ये तो मेरा फर्ज था। वक्त बीत रहा था। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच बेहद मशहूर हो गए थे। कई बार तो सारे सैंडविच स्टेशन पर ही बिक जाते थे। बिरजू ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन बिरजू के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बिरजू को पूरे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट कह दिया। मानो पूरा खानदान टूट सा गया। अम्मी और लता दोनों बेहद परेशान हो गए। 6 महीने का आराम यानी बेड रेस्ट सुनकर बिरजू और लता के मानो होश ही उड़ गए हों। आपको 6 महीने तक आराम करना है। अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा जोर लगाया तो खतरा बढ़ सकता है। अपना ख्याल रखिए और ये दवाइयाँ खाते रहिएगा। तभी लता और अम्मी उससे कहते हैं, ये हमारे खानदान पर कैसी परेशानी आ गई है। बिरजू बेटे, अब तुम ट्रेन में धंधा करने नहीं जा सकते और इसी का फायदा उठाकर हमारा पड़ोसी किरोड़ी मल वैसी ही पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेच रहा है। हमारे पास कुछ ही दिन के पैसे बचे हैं। कुछ पैसे तो हॉस्पिटल के इलाज में ही खत्म हो गए। इतना कहते ही हॉस्पिटल में बिरजू को देखने के लिए स्टेशन मास्टर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बिरजू नाजुक हालत में भी उठने की कोशिश करता है। अरे बैठे रहो, बैठे रहो। क्या हाल है बिरजू? जब मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने सोचा कि तुमसे जाकर मुलाकात करूं। मालिक, सब ऊपर वाले की करामात है, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता। हे शुभ शुभ बोलो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हारे पहाड़ी सैंडविच को बहुत याद कर रहा था। मेरी तीनों बेटियां पहाड़ी सैंडविच बड़े मजे से खाती थीं और मैं भी। बिरजू उनकी बात सुन ही रहा होता है कि वहाँ पर लता और अम्मी दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं। लता और अम्मी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि पैसों की परेशानी है। आओ लता, आओ। लता और अम्मी, ये है लता और ये है मेरी अम्मी। मैं इनसे मुलाकात करवाना तो भूल ही गया। ये हमारे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है शुरुआती दिनों में। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बेटे से मिलने आए। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। मैं बिरजू के लिए एक खुशखबरी लाया था। कैसी खुशखबरी मास्टर साहब? खुशखबरी ये है कि स्टेशन में कई दिनों से एक किताब की दुकान खाली हो गई है। वहाँ का किताब वाला
दूसरे बड़े स्टेशन चला गया है। तुम और तुम्हारा खानदान चाहे तो उस दुकान को किराए पर ले लो। उस दुकान में अपनी पहाड़ी सैंडविच की दुकान खोल सकते हो। करोड़ी मल के नकली सैंडविच खा खाकर लोग ऊब चुके हैं। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर मानो पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सब खुश हो जाते हैं और बिरजू और लता कहते हैं, शुक्रिया आपका, जो आपने मदद हमारी की। जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ, लता और अम्मी दुकान चला लेंगी। जैसे ही मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, वैसे ही दुकान पर जाकर पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेचने लगूंगा। दुकान खुलने से हमारे खरीदार रोज आने लगेंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। नेकी और पूछ पूछ, ये हम जल्दी ही करना चाहेंगे। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर बिरजू दुकान भाड़े पर ले लेता है। लता और अम्मी दोनों मिलकर पहाड़ी सैंडविच का धंधा वहाँ चालू कर देते हैं। किरोड़ी मल के सैंडविच अब कोई नहीं खरीद रहा था। कुछ दिन के अच्छे धंधे से उन्होंने दुकान का भाड़ा भर दिया और अम्मी ने स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा किया। बिरजू की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है और बिरजू अपने दुकान पर ठाट और फक्र से पहाड़ी सैंडविच बेचता है। पूरा खानदान खुशी खुशी रहने लगता है। तमिलनाडु के एक गांव में संध्या और उसका शौहर दोनों इडली बेचने का काम करते थे। संध्या का शौहर मनोज इडली बेचने में उसका हाथ बटाता था। मेहनती और काबिल होने के साथ साथ संध्या रहमदिल भी थी। कई बार तो वो इडली लोगों को फ्री में भी दे देती थी। संध्या के पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े हकीम थे। इसी वजह से संध्या को भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे और सारी आयुर्वेदिक चीजों की पूरी जानकारी थी। संध्या दीदी, एक प्लेट इडली सांभर दे देना। चटनी थोड़ी सी तीखी देना। इतनी तीखी चटनी क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी है ना, इसलिए। संध्या तुरंत अपने बगीचे से एक जड़ी बूटी की पत्ती ले आई और उसने तीखी चटनी में डालकर उसे परोस दिया। जैसे ही उस लड़की ने अपनी इडली तीखी चटनी के साथ खाई तो उसकी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। अरे वाह, आपकी इडली तो जादुई है। इसमें आपने क्या क्या डाला है? मेरी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। इसमें बस एक जड़ी बूटी का पत्ता था, कुछ नहीं। तुम यूं ही मुफ्त में दुनिया की मदद करती रहोगी ना, तो क्लिनिक में बैठे डॉक्टरों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी मदद ही तो की है बेचारी की। सर्दी से परेशान थी इसीलिए, वरना आपको नहीं लगता मेरे अब्बू से सीखा हुआ जड़ी बूटी का ज्ञान ऐसे ही मेरे पास रहेगा? उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों बहस करके घर जा ही रहे थे, तभी उनके बेटे ने कहा, अम्मी, मुझे स्कूल के टिफिन में इडली मत दो। मैं हमेशा इडली लेकर जाता हूँ। मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। तुम्हारे बाकी सारे दोस्त टिफिन में क्या लेकर आते हैं बेटा? मेरे दोस्त सैंडविच और ब्रेड जैम लेकर आते हैं। तो एक काम करना, कल से तुम इडली सैंडविच लेकर जाना। तुम खुद भी खाना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। हुर्रे! मैं कल से इडली सैंडविच लेकर जाऊंगा। टोनी के जाते ही मनोज संध्या से पूछता है, अच्छा ये बताओ, इडली सैंडविच क्या होता है? ये तो बस मैंने यूं ही कह दिया। कल इडली ही दूंगी, बस कुछ पत्तियां डालकर। तुम भी ना कमाल करती हो। अगले दिन से संध्या फिर से अपनी इडली की दुकान खोल देती है। अच्छे ग्राहकें चल रही थी कि तभी मनोज उसके पास आया। संध्या, जल्दी से दुकान बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शहर में एक बहुत बुरी बीमारी फैली है और धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है, और सरकार ने भी सारे कारोबार और बिजनेस बंद करके अपने अपने घर में रहने की सलाह दी है। ये अचानक कैसे हो गया? टोनी को मैंने अभी अभी स्कूल में छोड़ा। जाकर उसे लेकर आओ। सब अपने अपने घरों में कैद हैं और तुमने उसे स्कूल भेजा है। मनोज की बातें सुनकर संध्या हड़बड़ाकर अपने बच्चे टोनी को लेने स्कूल जा रही थी कि स्कूल की गाड़ी उनके घर के पास ही आ गई। चलो घर चलो बेटा। संध्या मनोज और टोनी के साथ घर चली जाती है और बचे हुए पैसे का राशन और कई सारी दूसरी चीजें, इडली का आटा और थोड़े से चावल दाल लेकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। हमारे पास बस थोड़ा ही राशन बचा है। कितने दिनों तक घर में रहना है कुछ पता नहीं। हम तुम्हारे वालिदान से इस चीज की मदद क्यों नहीं ले लेते? उन्हें आयुर्वेद की इतनी समझ है।
वो इन सब छोटी छोटी बीमारियों के बारे में झट से इलाज बता देंगे। मनोज के कहने पर संध्या अपने पिता को फोन लगाकर सारी तकलीफ बताती है। तब उनके पिताजी कहते हैं, इस तकलीफ का उपाय मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। तुम्हें बचपन से ही जड़ी बूटियों की जानकारी है। अपने बगीचे से उन करिश्माई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो और सारे बीमार लोगों को खाने में परोस दो। अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत ही संध्या अपने घर में वो किताब ढूंढने लगती है और वहाँ उसे उस बीमारी का इलाज मिल जाता है। तब बड़ी खुशी के साथ अपने शौहर मनोज के साथ ये बात कहती है, अब्बू ने जो जादुई जड़ी बूटी बताई है वो हमारे बागीचे में खूब सारी है। हम इसे अपने इडली सैंडविच में मिलाकर पूरे गांव और शहर को खिलाकर ठीक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, हमें उस जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हमारे पास कुछ ही दिनों का राशन है और अगर हमने इसे भी इस्तेमाल कर दिया तो हम आगे का क्या करेंगे? पता नहीं ये बीमारी कब तक रहेगी और कब तक नहीं। तुम आगे की फिक्र मत करो और अपने पिता की बताई जादुई जड़ी बूटी इडली सैंडविच में मिलाकर लोगों को दे दो। मनोज के इतना कहते ही संध्या अपने बगीचे से जादुई जड़ी बूटी, ऐसी जड़ी बूटी जो सिर्फ और सिर्फ अमली इंसान और उनके खानदान के पास ही होती है, उस जड़ी बूटी को तोड़कर संध्या ने अपने घर के आस पड़ोस वालों के लिए इडली सैंडविच बना दी। ये तो सिर्फ 4-5 घर के लिए है। अरे इतने में क्या होगा हमारा? जैसे ही लोगों को पता चलेगा जादुई इडली सैंडविच है, वो अपने घर से राशन और कई सारे खाने के सामान हमें देंगे। उन सब चीजों से हम और भी बनाकर रख लेंगे। आस पड़ोस के कई घरों में संध्या और मनोज ने इडली सैंडविच बांटे और जब लोगों ने इडली सैंडविच खाया तो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका बुखार और उनकी बीमारी झट से गायब हो गई। आपके इस बड़प्पन से हमारा बच्चा बीमारी के चंगुल से निकल गया। मालिक आपका भला करे। हमें पूरे मोहल्ले और शहर को ठीक करना है। इसके लिए हमें आपके घर का राशन चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी राशन की दुकान है, ये तो तुम्हें पता ही है। बस मेरी एक शर्त है कि तुम सबको जादू इडली सैंडविच ही खिलाना। ये भी कोई पूछने की बात है? चलिए हम शुरू करते हैं। संध्या और मनोज उस औरत के राशन की दुकान पर जाते हैं और वहां जाकर इडली सैंडविच बनाने के सारे सामान लेकर आते हैं और उससे बहुत सारी इडली सैंडविच बनाकर पूरे गांव और कस्बे को खिलाते हैं। अरे सुनती हो, अगर हमने इन सारे बीमारों का इलाज कर दिया तो पूरे गांव बल्कि पूरे शहर में हमारी इडली सैंडविच की दुकान मशहूर हो जाएगी और लोग आयुर्वेद का इलाज अपनाने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। हम ये जादुई जड़ी बूटी इडली के अंदर डालकर उसका सैंडविच बना देंगे और सारा काम हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम काम शुरू कर देते हैं। पूरे गांव में संध्या और मनोज हर एक घरों में जाकर ये करिश्माई इडली सैंडविच देते हैं और उनसे कहते हैं, ये लीजिए हमारी इडली सैंडविच खा लीजिए। इससे आपका पूरा खानदान तंदुरुस्त हो जाएगा और कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। जी मैंने बहुत सुना है इस इडली सैंडविच के बारे में और मैं जरूर खाऊंगा। संध्या उस आदमी को जैसे ही इडली सैंडविच देती है, वो आदमी अपने परिवार को खिला देता है और देखते ही देखते कुछ ही पल में उनकी बीमारी गायब हो जाती है। भगवान आपका भला करे। आप इतना नेक काम कर रहे हैं, हर एक परिवार से आपको दुआ मिलेगी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। संध्या और मनोज खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सारा गांव उनके जादुई इडली सैंडविच के गुणगान करने लगता है। तुम अपने पिता को फोन करके शुक्रिया कह दो, उन्होंने हमें इस बीमारी से बचा लिया। मनोज की बात सुनकर संध्या अपने पिता को फोन पर धन्यवाद कहती है और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी इडली सैंडविच बेचने लगता है और अपनी जिंदगी बिताने लगता है।